हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने मॉडर्न इंडिया में बात की थी यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, जो कि हमने पहले ही कहा था कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए हम इसको दो पार्ट में लाएंगे। तो कल हमने जो बात की थी वो भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण तक बात की थी। आज हम बात करेंगे भारत में पुर्तगालियों के आगमन का प्रभाव क्या था। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कि भारत में पुर्तगालियों के आगमन का क्या प्रभाव पड़ा था। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। कहाँ से शुरुआत हुई? गुजरात और कालीकट से शुरुआत हुई। ये प्री में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुरुआत कहाँ से हुई है तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण का। तो इसमें आप इजली लगा सकते हैं ऑप्शन कि गुजरात और कालीकट से हुई थी। अब 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। 1563 ईस्वी में भारतीय जड़ी बूटी औषधि पर यूरोपीय लेखक द्वारा लिखित प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ का गोवा में प्रकाशन किया। अब पुर्तगालियों ने भारत में अनानास, लौकी, पपीता, अमरूद, काजू, शरीफा, आलू, मूंगफली, टमाटर, सूरजमुखी, लीची, संतरा खेती की शुरुआत की। इन फसलों को नए जमाने की फसलें भी कहा जाता है। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एका विवाह और माशरेत के नेतृत्व में हुआ। अब पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ, जो गोवा नगर में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक नगर निगम की भी व्यवस्था की गई। अब हम बात करते हैं डचों की। डच 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब क्या होता है कि इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 1596 ईस्वी में कार्नेलियस डी हस्तमांट केप गुड होप होते हुए सुमात्रा बेटम पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। ये भी क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है कि प्रथम नागरिक कौन था और कहाँ पहुंचा था, तो आप इसको बता सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में शीघ्र ही वेरिगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया और भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित ग्रेडिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। डचों ने 1613 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना की। 1641 ईस्वी में डचों ने मलक्का और 1658 ईस्वी में सिलोन पर कब्जा कर लिया। डचों ने 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। जब कारखाने की स्थापना हुई तो चलिए अब इसमें बात करते हैं डचों द्वारा भारत में स्थापित कुछ अन्य कारखानों की स्थापना, जो कि ये मेंस में भी मेंस में आप इसको लिख सकते हैं और प्री में भी ये पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं पुलिकट 1610 ईस्वी में स्थापित हुआ। करिकाल 1645 ईस्वी में स्थापित हुआ। चिंसुरा 1653 ईस्वी में स्थापित हुआ। कोचीन 1663 ईस्वी में स्थापित हुआ। कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टम ये 1658 ईस्वी में स्थापित हुआ। अब 1650 ईस्वी के दशक के बाद डच कंपनी द्वारा कासिम बाजार में रेशम की चक्की का उद्योग स्थापित किया गया। फिर 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3.5% चुंगी के साथ व्यापार करने की इजाज़त दी।
अब क्या होता है कि 1707 ईस्वी में बहादुरपुर शाह ने इसे घटाकर 2.5% कर दिया, कर को कम कर दिया, चुंगी जो थी वो कम कर दिया। अब सूरत स्थित डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। अब बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही पीपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। अब क्या होता है कि 1653 ईस्वी में चिंसुरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया। यहाँ पर डचों ने गुस्तावुल नाम के किले का निर्माण करवाया। अब क्या होता है कि डचों के व्यापार की वस्तुएं, क्या क्या डचों ने व्यापार में वस्तुएं शुरू की, तो बात करते हैं मसूलीपट्टम, सूरत से नील, कोरोमंडल, भडौज के कपड़े, बंगाल से सूती कपड़ा, रेशम, सोरा और अफीम की वस्तुएं जो हैं वो व्यापार करना शुरू की। अब डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। अब बात करते हैं भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे कि इन्होंने ये असफल हो गए। इसका सरकार के सीधे नियंत्रण में होना था, पहला कारण। दूसरा था कंपनी के भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी थे। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। अब भारतीय वस्त्रों के यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्रोद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब बात करेंगे प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा। भारत से भारतीय विरासत को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत चीन छोड़कर समस्त एशिया के लिए कारखाना बनाया गया। भारत को केवल टीन, तांबा, घोड़ा, औषधि, हाथी दांत की जरूरत बाहर से पड़ती थी। अब हम बात करेंगे अंग्रेजों की बात करते हैं तो 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया एवं मुगल साम्राज्य में 7 वर्षों तक रहा। यूरोप व्यापारी कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। अंग्रेजों की सफलता का कारण था इनका भारत सहित समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझाना तथा व्यापार विस्तार में राजनैतिक सैनिक शक्ति का सहारा लेना। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। अब क्या होता है कि कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार करना। 15 वर्ष बीतने के बाद सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में जावा, सुमात्रा तथा मोलक्को के लिए हुई। 1604 ईस्वी में कंपनी भारत की ओर बढ़ी और 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। फिर हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। जहांगीर उससे बहुत अधिक प्रभावित था। सम्राट जहांगीर हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर आगरा में बसने तथा 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान कर दी। अब क्या होता है कि शीघ्र ही पुर्तगालियों द्वारा जहांगीर का कान भने जाने के कारण सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत से निकल जाने का आदेश दे दिया। जब आदेश हुआ तो सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिडल्टन से मिलकर सूरत में व्यापारियों से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन सूरत के व्यापारियों ने
कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाजों को सूरत में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। अब क्या होता है कि 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। जब पराजित कर दिया तो 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान जहांगीर की ओर से अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त की गई। जब प्राप्त हो गई अनुमति तो क्या होता है कि टॉमस एटवल्थ ने अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना कर ली। जब स्थापना हुई तो सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी को सूरत पहुंचा और 10 जनवरी 1616 ईस्वी को रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हो गया। अब टॉमस रो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 ईस्वी तक रहा। इसी बीच रो ने मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने तथा दुर्गीकरण की अनुमति प्राप्त की। अब 1619 ईस्वी तक अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ौदा तथा आगरा में कंपनी के व्यापारिक कारखाने स्थापित हो गए। सभी व्यापारिक कोठियों का इस समय नियंत्रण सूरत से होता था। अब दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टम और पेटापुली में स्थापित किया। यहाँ से स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों को कंपनी खरीदकर फारस और बत्तम को निर्यात करती थी। अब 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पेगोडो वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अब क्या होता है कि 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंदगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन गया। जब मुख्यालय बन गया तो 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के करके बंबई को दहेज के रूप में दे दिया। जब दहेज के रूप में दे दिया तो राजकुमार चार्ल्स ने क्या किया कि 1668 ईस्वी में बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब जब उन्होंने दे दिया तो 1669 से 1677 तक बंबई का गवर्नर गोराल्ड ओंगियार ही वास्तव में बंबई का महानतम संस्थापक था। उन्होंने 1687 ईस्वी तक बंबई पश्चिमी तट का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना रहा। अब गेराल्ड ओंगियार ने बंबई में किलेबंदी के साथ ही वहां गोदी का निर्माण कराया तथा बंबई नगर की स्थापना, एक न्यायालय और पुलिस दल की स्थापना की। ओंगियार ने बंबई के गवर्नर के रूप में यहां से तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की। एंगियार के समय में बंबई की जनसंख्या 60,000 और राजस्व में 3 गुना वृद्धि हुई। इसका उत्तराधिकारी रॉल्ट हुआ जो 1677 से 1682 ईस्वी तक था। शाहजहां ने पुर्तगालियों से नाराज होकर अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में बाजार की अनुमति प्रदान की, लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल बॉफ्टन द्वारा शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेजों को एक दे जहाजों के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार की अनुमति मिल गई। क्योंकि उनकी बेटी का, शाहजहां की बेटी का अंग्रेज डॉक्टर ने इलाज किया। जब अनुमति मिल गई तो 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुंगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई। हुंगली के बाद कासिम बाजार, पटना राजमहल में भी अंग्रेज कारखाने खोले गए। जब कारखाने खोले गए तो 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट जॉर्ज
के अधीन आ गईं। 1683 से 85 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारी स्थानीय शक्तियों के साथ विवादों, अन्य यूरोपीय कंपनियों के अधिकृत और अनाधिकृत व्यापारियों तथा आपसी झगड़ों में व्यस्त हो गई। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। अब वह सिर्फ व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। अब क्या होता है कि अगस्त 1682 ईस्वी में बंगाल के मुगल सूबेदार के यहाँ विलियम हेजेज के नेतृत्व में दूत मंडल पहुंचा, जो मुगल अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वसूल की जाने वाली व्यापारिक चुंगी से मुक्ति चाहता था। परंतु विलियम हेजवाल बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था और मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 ईस्वी में कहाँ हुई थी? हुंगली में हुई थी। अंग्रेजों ने हुंगली का बदला कहाँ पे लिया? बालासोर के मुगल के किले पर धावा बोलकर अंग्रेजों के एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। जब शरण ली तो 1698 से 99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम मुनसान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपए देने पर सुतनाटी, गोविंदपुर और कलिकाता की जमींदारी प्राप्त हो गई। कलिकाता, गोविंदपुर और सुतनाटी को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चार्नक ने डाली। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। अब क्या होता है कि 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया तथा इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में भारत में रहने वाले सभी यूरोपीयनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पटना और कासिम बाजार के अंग्रेज कंपनी कर्मचारी बंदी बना दिए गए और बंगाल के अंग्रेजों के बारे में शाइस्ता खां ने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। जब उन्होंने आरोप लगाया तो 1634 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इस अधिकार पत्र के बाद इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। इस कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। नई और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में विलय करने का निर्णय 22 जुलाई 1702 ईस्वी को लिया गया। दोनों कंपनियों का विलय अर्ल ऑफ गोडिलफिन के निर्णय के अनुसार 1708 ईस्वी में कर दिया गया। अब संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। अब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 ईस्वी में घटी। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ और व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुख खशियार के दरबार में पहुंचा। ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड स्टेफेनिस, विलियम हैमिल्टन सर्जन द्वारा ख्वाजा सहित शामिल थे। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप खुश होकर फर्रुख खशियार ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी कर दिए। क्या जारी हुए? बंगाल में 300 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया। अब फर्रुख खशियार द्वारा दिए गए
फरमान द्वारा बंबई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए छूट मिल गई। सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक देय पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात कर से मुक्त कर दिया गया। फुर्ग खशियार द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान कालांतर में दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ और महोदय ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने फुर्ग खशियार द्वारा दिए गए फरमान के बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मराठा सेना नायक कान्होजी अंगारिया ने पश्चिमी तट पर अंग्रेजों की स्थिति को काफी कमजोर बना दिया। अब बात करते हैं डेनिश की। डेनिश डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। इस कंपनी ने 1620 ईस्वी में त्रैकोबार जो कि तमिलनाडु में है तथा 1676 ईस्वी में सेरामपुर डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और 1845 ईस्वी में डेन लोगों ने अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। अब बात करते हैं हम फ्रांसीसी की। फ्रांसीसी की बात करते हैं तो फ्रांसीसी अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत में देर से आए। लुई 14वें फ्रांस के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडसे और ओरिएंटलेस कहा गया। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरी के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। 1669 में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। 1672 ईस्वी में एडमिरल डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान को परास्त कर सेंट थेमी को छीन लिया। अब 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रेंसिस मार्टिन ने वेलकुंडापुर के सूबेदार शेरखा लोदी से पर्दचुरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1690 ईस्वी को चंद्रनगर की स्थापना की। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 ईस्वी में ही संपन्न रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। अब क्या होता है कि 1710 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों की महानिदेशक नियुक्त किया गया। पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण कराया। मार्टिन ने भारतीय व्यापारियों और राजाओं के साथ निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करके उनका व्यक्तिगत विश्वास, सम्मान और आदर प्राप्त किया। 1706 ईस्वी में मार्टिन की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी बस्तियों एवं व्यापार के स्तर में कमी आ गई। 1731 ईस्वी में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति के बाद एक बार फिर फ्रांसीसियों में उत्साह दिखा कि चलो अब कुछ अच्छा होगा, परंतु 1706 ईस्वी से 1720 ईस्वी के बीच फ्रांसीसी प्रभाव की भारत में गिरावट आई। परिणाम स्वरूप 1720 ईस्वी में कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण हुआ। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरीशस, 1724 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 ईस्वी में करिकाल पर अधिकार कर लिया। अब क्या होता है कि 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध प्रारंभ हो गया। जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित किलाबंद, मद्रास और पांडुचेरी क्रमशः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के
सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बस्तियां थीं। तत्कालीन कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था, जिसकी राजधानी आरकाट थी। अब हम बात करते हैं यूरोपीय व्यापारी कंपनी से संबंधित व्यक्तियों के नाम। मैं इन व्यक्तियों के नाम आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो मेंस के आंसर में अगर इन व्यक्तियों के नाम डालेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। आपका एक भारी भरकम जो आंसर रहेगा वो दिखता है। तो बात करते हैं पहले कौन से थे। वास्को डी गामा, जो भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। पेड्रो अल्वेरेज कैब्राल, भारत में आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। जॉन मिल्डेन हॉल, भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। कैप्टन हांकिस, प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की। जेराल्ड एगियार, बंबई का संस्थापक था। जॉब चार्नोक, कलकत्ता का संस्थापक था। चार्ल्स आयर, फोर्ट विलियम, कलकत्ता का प्रथम प्रशासक था। विलियम नॉरिस, 1638 ईस्वी में स्थापित नई ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत, जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ, वो था। अब था फ्रैंकोइस मार्टिन, जो पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसिस डे, जो कि मद्रास का संस्थापक था। शोभा सिंह, बर्धमान का जमींदार जिसने 1690 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इब्राहिम खान, कलिकाता, गोविंदपुर तथा सूतानटी का जमींदार था। जॉन सुबरन, मुगल सम्राट फुर्क खशियार से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया था। फादर मोसरेट, अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे। अब कैरोन फ्रैंक, इसने भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना की। तो ये हमारा आज यहाँ पे समाप्त होता है यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यूपीएससी मेंस के लिए और एमपीपीएससी के लिए भी। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे नवीन स्वायत्त राज्य, 18वीं सदी की बात करेंगे, जिसमें हैदराबाद, बंगाल और सारे जो भी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।